हमारी हुकूमत, कितने हमारे लोग, कब जागेंगे वो, कब इस सारे मंजर को वो अपनी आंखों से देखेंगे। और दुनिया कैसी दुनिया जो है वो, हम पाकिस्तान दुनिया भर में तनहा हो रहे हैं। अभी अहमदाबाद के जख्म भरे थे, एक और जख्म जो अभी मैंने कराची में आपको बताया कि वो जख्म हमें लगा है। बहुत लाजिम हो चुका है कि कराची के वाक़यात की भी अब तहकीक होनी चाहिए। जो कुछ कल कराची में हुआ है इसकी भी तहकीक और इसका भी एहतसाब होना चाहिए। और अभी तक अहमदाबाद की उस करारदाद पे अमल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज मैंने अपने फेसबुक पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और मामूल हम इसका यही बनाएंगे ताकि आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो। आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज फेसबुक पे मुझे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और उनकी इनपुट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है और अहम भी होती है। आज का मौजू जैसे कि मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है, आपको पता है, हम इस वक्त जो तज्जिया कर पा रहे हैं, स्पेशली जो कल वाक़या हुआ है, कल जो दहशतगर्दी का इतना घिनौना वाक़या हुआ है, जो कि एक आई ओपनर होना चाहिए था ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बल्कि पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बोले, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो रेजोल्यूशन लेके आई है उस पर अब तक अमल नहीं हुआ, और ये बात उनकी बिल्कुल बजा है कि उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि रेजोल्यूशन मेरे सामने पड़ी है। रेजोल्यूशन ये कहती है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रिविजिट किया जाएगा। अमेरिका अगर आपकी बात नहीं मानता तो आप कोशिश करें कि अपनी बात उनसे मनवाएं, तरीके से नहीं तो थोड़ा सा हाथ खींच लें। हम 3 लेवल्स पर बेइख्तियार भी होते जा रहे हैं और शायद हमारी हुकूमत जानबूझकर आंखें और कान बंद करके बैठी हुई भी है। शायद इसलिए कि विकीलीक्स के इंकशाफात ये कहते हैं कि उनकी डोरें तो सब अमेरिका से बंधी हुई हैं। वो वोट तो लेते हैं पाकिस्तानी शहरियों से, लेकिन इख्तियार लेते हैं वॉशिंगटन से। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप वोट जरूर डालते होंगे, लेकिन उसका अप्रूवल आता वॉशिंगटन से ही है। इसमें वॉशिंगटन का कोई कसूर नहीं, इसमें कसूर उन सियासतदानों का है, उन लोगों का है जो अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज पाकिस्तान अकेला खड़ा है तो क्यों खड़ा है? आपने हर तरह कोशिश कर ली चाइना को नाराज करने के लिए, ये अच्छी बात है कि वो नाराज नहीं हुआ। बहरहाल आपके सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात खराब हैं, आपके ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, आपके रशिया से ताल्लुकात खराब हैं, आपके नेबर से ताल्लुकात खराब हैं। दुनिया जिसकी जंग आप लड़ रहे हैं, आपकी अपनी जंग भी बन चुकी है, वो उनसे भी आपके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि आपका कोई एंड सेफ नहीं। ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये जो तैयारे हमारे उड़ाए गए हैं, ये वो तैयारे हैं जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी भारत के पास नहीं थी। और कोई भी जामे हिकमत अमली बनाई जाए या ना बनाई जाए, डिप्लोमेटिक फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर और खसारे का बजट यानी कि इकोनॉमिक फेलियर, अगर ये 3 चीजें मुल्क को जकड़ लें तो नाकामी उस मुल्क का मुकद्दर होती है। लेकिन पाकिस्तान को मुकद्दर बदलना होगा, और बदलने के लिए उसको ये सोचना होगा कि अब हिकमत अमली क्या होगी। वेलकम बैक नाजरीन। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 3 लेवल्स पर कोलैप्स हो रहा है। सिक्योरिटी बहुत बड़ा लैप्स बनता जा रहा है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनता जा रहा है, और लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। लोग तो गैर महफूज पहले से थे ही, लेकिन अब पाकिस्तान के दिफाई इदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी लगता है कि मुमकिन बनाना जो है वो काफ़ी हद तक अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता जा रहा है, क्योंकि अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो हम कभी भी उस जगह नहीं पहुंच सकेंगे जहां हमें पहुंचना होगा। बहरहाल डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और खसारे का बजट हम देने वाले हैं। सो किस लेवल पर हम बात करें, क्योंकि बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं, रोजगार नहीं।
3 गेस्ट नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चौथे गेस्ट ने हमें ज्वाइन करना था, अभी तक वो नहीं आ पाए। जो हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं आप, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाइक माइंडेड ग्रुप से है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वेलकम टू द शो। तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और सलीम बुखारी साहब एक बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं, ऑल्सो इज द एडिटर फॉर नवाए वक्त। सो आई थिंक उनका कोई तारुफ कराना भी अजीब से लगता है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड पर्सन और आई लाइक टू वेलकम ऑन माई शो। मैं इससे पहले कि पूछूं कि सियासतदान जो हैं वो इसको किस तरह देखते हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हमने एक रेजोल्यूशन बनाई, रेजोल्यूशन ऐसी थी, रेजोल्यूशन वैसी थी, रेजोल्यूशन के सींग निकल आए, रेजोल्यूशन के पाँव निकल आए, रेजोल्यूशन पे अमल नहीं होता। रेजोल्यूशन निकल आई, रेजोल्यूशन के बाद तितर बितर हो गए, अपने अपने मौक़िफ़ देना शुरू हो गए, इन कैमरा ब्रीफिंग को ओपन कर दिया, आउट कर दिया, रिजल्ट उसका कोई नहीं था, कोई धरने देना शुरू हो गया, कोई गो अमेरिका गो और कोई गो ज़रदारी गो के नारे लगाना शुरू हो गया। बहरहाल हल किसी ने नहीं पेश किया। सो सलीम बुखारी साहब, एज एन एनालिस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक पेपर पे आपने रेजोल्यूशन बनाई, ठीक है, वो नहीं मानते आप के रेजोल्यूशन बनाए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, वो नहीं मानते भाई। 4 हमले वो अब तक कर चुके हैं, आपने हेलीकॉप्टर की पूंछ जो है वो भी उठाकर उनको वापस कर दी है। आप चाइना से दोस्ती करते हैं, वो एतराज करते हैं। विकीलीक्स में वाज़े कहा गया है कि सदर पाकिस्तान को ईरान, यानी कि पाकिस्तान आज बिजली के लिए जो लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और बिलक बिलक कराची की सड़कों पर और दीगर जगहों पर रो रहे हैं, ईरान आपको बिजली दे रहा था, आपने अमेरिका ने मना किया तो आपने बिजली ना ली। तो बेसिकली आप किस लेवल पर पाकिस्तानियों से या दूसरे ममालिक से मरासम जोड़ रहे हैं, किस लेवल पर आपने मैं ये कहूंगी कि आपके पास एक रोड मैप है। जी जैस्मिन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। पहली बात तो यह है कि रेजोल्यूशन का अमेरिका की तरफ से माने जाने का सवाल तो उस वक्त उठता हो अगर पाकिस्तान में पहले पास होने वाली रेजोल्यूशंस को खुद हमारे हुक्मरानों ने माना हो। बलोचिस्तान की रेजोल्यूशन से शुरू हो जाइए, इन कैमरा सेशन था वो भी, कैरी लोगर बिल पर आ जाइए, फिर ड्रोन हमलों पर आ जाइए। हमारी करारदादें जो हमारी नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट की पास की हुई हैं, उसका सबसे पहला मजाक तो खुद हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने उड़ाया। लिहाजा कैसे ये तवक्को की जा सकती है कि किसी एक सुपर पावर के बारे में आप एक रेजोल्यूशन पास करें तो वो उसे मान लेगा। लिहाजा हमारे यहाँ रेजोल्यूशंस की हैसियत तो एक रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कभी रही नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब पार्लियामेंट्स कोई रेजोल्यूशंस पास करती हैं तो फिर उसका पहरा देती हैं, यानी आइदर और की सिचुएशन के बगैर किसी रेजोल्यूशन का कोई मानी नहीं है। अगर ये तवक्को थी कि अमेरिका इसको नहीं मानेगा तो एक्शन प्लान क्या था? व्हाट वाज द एक्शन प्लान बी? सर ये एक्शन हमारे यहाँ तो कैपेसिटी नहीं। इन्होंने एक्शन प्लान अपनी रेजोल्यूशन में ही लिखा है ना। इन्होंने कहा स्ट्रांगली असर्ट करते हैं यूनिलैटरल एक्शंस नहीं होने देंगे, नेटो सप्लाई साफ सप्लाई बंद करेंगे, ट्रांजिट फैसिलिटी नहीं देंगे और रिविजिट करेंगे पॉलिसी को। जैस्मिन, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, पर इस पर अमल भी तो होना है ना, सिर्फ लिख देना काफी नहीं है। जब देखा कि अमेरिका ने रिस्पेक्ट नहीं किया है इसको और ड्रोन हमले बंद नहीं हुए हैं तो हमें एक्शन में चला जाना चाहिए था। अब एक्शन करने के लिए हमें लोग इंपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहां की जो लीडरशिप है, चाहे वो सिटिंग लीडरशिप है चाहे वो फॉर्मर लीडरशिप है, हमारे यहां अमेरिका बहादुर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रवैया रहा है हमेशा से, और किसी में कोई कैपेसिटी नहीं है उनसे बात करने की। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि ईच वन ऑफ आवर पॉलिटिशियंस थिंक दैट द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू वाशिंगटन, जैसा कि आपने अपने इफ्तिताहिया में भी कहा। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? स्विस अकाउंट्स इनके बाहर हैं, अपार्टमेंट्स इन्होंने खरीदे हुए हैं सीरीज एंड सीरीज, बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, इनका तो कोई स्टेक नहीं है। सूरत हाल जब खराब होगी, फ्लाइट तैयार होगी, ये बैठेंगे भाग लेंगे यहां से। लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि लोग अपने मुल्क के मफाद को और अपने जाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए निकल आए सड़कों पर बाहर। देखिए जो कुछ हमारे पिछवाड़े में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और गल्फ स्टेट्स में हो रहा है, वहां भी लोग बड़े सेटल्ड थे, वहां भी रूलर्स का ख्याल यह था कि कभी बुरा वक्त आएगा नहीं। हमारे यहां हर हरकत वो की जा रही है कि लोगों के सेंटिमेंट्स, लोगों की पेशेंस को सीख करके उनको इतना जलील कर दिया जाए कि वो सड़कों के ऊपर आ जाए। एक बात। लेकिन दूसरी बात यह है, सलीम साहब, एक बात से दूसरी बात निकलती है, फिर आप अपनी दूसरी बात कीजिएगा। लेकिन जमहूरी हुकूमत के खिलाफ कौन निकलेगा? मेरा तो वाज़ेह सवाल सिर्फ ये बनता है कि देखें आमिर होता तो लोग निकल आते, कहते वन मैन शो है,
یہاں تو سوورن پارلیمنٹ ہے, سوورن الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, سوورن صدر ہیں, سوورن پرائم منسٹر ہیں, اور سب سے بڑی بات پاکستانیوں نے جی بھر کے ووٹ ڈالے ہیں. اس میں کون سی دو رائے ہے؟ جیسمین, دو چیزیں ہوتی ہیں حکومت کرنے کے لیے. ایک مورل اتھارٹی جس کا ان کے پاس سے گزر نہیں ہوا, دوسرا پبلک سپورٹ. پبلک سپورٹ اب ان کے ساتھ کتنی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن ایک میں اور بات عرض کر دوں, جن ووٹوں کا تذکرہ آپ کر رہی ہیں اتنے تمتراک سے, اس کے بارے میں اب رائے یہ ہے اور انالیسز یہ کہتے ہیں, سرویز ہو چکے ہوئے ہیں کہ 3.25 کروڑ ووٹ تو اس میں سے ویسے ہی جعلی ہے. تو نہ تو ان کے پاس مورل اتھارٹی ہے, نہ ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں حکمرانی کا کوئی اختیار, کوئی حق نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت اس کا نام ہے جو اس ملک پر ہو رہا ہے, تو میں 1,00,000 بار لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پر, اس لیے کہ وہ جمہوری حکمران اگر عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے, اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے, تو وہ ڈکٹیٹرشپ سے 1,00,000 گنا بدتر ہیں, اور ان کو نکال باہر کرنا چاہیے. اس کے بارے میں کیا طریقہ ہوگا؟ میں سر دوسرے گیسٹ کو بھی شامل کر لیتی ہوں, ان کا موقف بھی لے لیتی ہوں. سر آپ نے گفتگو سنی ان کی, اور ان کی کچھ جو چند باتیں ہیں وہ بالکل حقیقت پر بیسڈ ہیں. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی طارق فضل چودھری صاحب, اور اس کے بعد میں ہمایوں اختر خان صاحب کو جوائن کرنے کے لیے ریکویسٹ کروں گی. ذرا میرا سوال تھوڑا سا تلخ آپ کو لگ سکتا ہے, بے شک آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, لیکن مجھے خالی خدا را اتنا بتا دیجئے کہ سلیم بخاری صاحب عرض کرتے ہیں, جو کہ بالکل صحیح ہے, کہ آپ کے بیشتر, اور آپ کی طرف سے میرا مطلب آپ نہیں, بٹ وہ لیڈرز شاید جو اور بھی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, اپارٹمنٹس, شیلے, اور پتہ نہیں سوئس اکاؤنٹ میں پیسے, لنڈن اکاؤنٹ میں پیسے, یو اے ای میں پراپرٹی, گلف سٹیٹس میں پراپرٹی, ترکی میں پراپرٹی, اسپین میں پراپرٹی, بچے باہر, کیمبرج, آکسفورڈ, آئیوی لیگ یونیورسٹیز, یہاں ہمارے بچے رول رہے ہیں, مر رہے ہیں سڑکوں پہ, اے لیولز او لیولز کے امتحانوں کے لیے دن کی گرمی میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ جی بجلی نہیں ہے. اوکے جی, پچھلی حکومت کا قصور ہے, عامر تھا, جمہوریت آ گئی, بلے بلے. آپ لوگوں کے جب لیڈرز کے کسی کے بھی سٹیکس اس ملک میں نہیں ہیں, آپ لوگوں کے بزنسز اس ملک میں نہیں ہیں, تو آپ لوگوں کا اس ملک کے لیے دکھ درد کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آپ کے جو لہجے میں تلخی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے, اور میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں یہ نہیں جاؤں گا. میں صرف مسلم لیگ نون کے حوالے سے عرض کروں گا, میں کسی بلیم گیم میں بھی نہیں جاؤں گا کہ ہمارے نہیں ہیں تو فلاں کے ہیں, فلاں کے ہیں تو ہمارے نہیں ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں جی کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بزنس پاکستان کے اندر موجود ہے, اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قیادت کی جو فیکٹریز ہیں, ان کے جو بزنس ہیں وہ پاکستان سے ہی شروع ہوئے ہیں اور آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس باہر ہے تو وہ اس سے کم ہے جو پاکستان میں. ہمارا میجر سٹیک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں یا کس کے پاس کتنے ایسٹس ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے ساتھ ہمایوں اختر خان صاحب ابھی دوسرے پروگرام میں بھی ہم کٹھے تھے جی. اگر ان کے پاس رینج روور ہے اور میرے پاس چھوٹا, ہو سکتا ہے ان کا بزنس بڑا ہو, میرا بزنس چھوٹا ہو. اگر میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایک ذاتی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں نہیں طارق فضل چودھری صاحب ذاتی بات دیکھیں, نہیں مجھے بات تو مکمل کرنے دیں نا. دیکھیں آپ نے ساری بات کی ہے, مجھ سے سنیں گی, مجھے سن تو لینا کیا عرض کر رہا ہوں. کوسچن کی جس سمجھ لیں پھر آپ جواب دیجیے گا. یہ میں انڈیویجولز پہ بات نہیں کر رہی, یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. میں نے مثال اس لیے کوٹ کی ہے کہ اگر کسی کے پاس گاڑی بڑی ہے یا اس کے پاس بینک بیلنس بڑا ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے یا اس نے پاکستان کے عوام کا خون پسینہ چوسا ہے. جس نے بھی چوسا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا میری پارٹی کوئی اور پارٹی, اسے مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. وہ پاکستان کا مجرم ہے, وہ قومی مجرم ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے اور جو بخاری صاحب نے بڑی جذبات میں تقریر کی ہے, میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت اس طرح کی جو تقاریر ہیں اس سے عوام کے لیے تو شاید آپ واہ واہ اور داد تحسین حاصل کر لیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جو فیکٹس ہیں وہ اتنے تلخ ہیں کہ وہ ان تقریروں سے آپ چینج نہیں کر سکتے.